हम सब अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि प्रकृति को बचाना ज़रूरी है, लेकिन हम अक्सर अपने नैतिक माहौल को भूल जाते हैं। यह हमारे विचारों का वह माहौल है जो तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। यह हमारे व्यवहार के नियम बनाता है। यह हमारी पहचान और भावनाओं को भी आकार देता है। यह माहौल अक्सर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जैसे हिटलर इसलिए ताकत में आ सका क्योंकि उस समय का माहौल जहरीले विचारों से भरा था। लोग बिना सोचे समझे किसी एक नेता की बात मान रहे थे। हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी दुनिया को चलाते हैं, भले ही हम इसे हमेशा न समझ पाएं। पुराने समय में लोग अपनी आत्मा की शांति और कर्तव्यों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन आज हम सिर्फ अपने अधिकारों की चिंता करते हैं। इंसान एक नैतिक प्राणी है। हम लगातार दूसरों को जज करते हैं और अपनी पसंद दूसरों पर थोपना चाहते हैं। हमारी यह आदत हमारे रोज़मर्रा की बातचीत और कहानियों में साफ दिखती है। फिलॉसफी हमारे इन्हीं विचारों और नियमों को गहराई से समझने का तरीका है। कई बार लोग गलत काम करके भी उसे सही साबित करने के लिए झूठी बातें बनाते हैं। जो लोग दूसरों का हक मारकर अपना फ़ायदा देखते हैं, वे कभी नहीं चाहते कि कोई उनके इस बुरे माहौल पर सवाल उठाए। हमारी नैतिकता के सामने कुछ बड़े खतरे हैं, जिनमें पहला है ईश्वर की मृत्यु। बहुत से लोग मानते हैं कि सही और गलत सिर्फ धर्म तय करता है। उन्हें लगता है कि अगर भगवान का डर नहीं होगा तो लोग कुछ भी बुरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पुरानी धार्मिक किताबों को ध्यान से पढ़ें तो उनमें कई अजीब और कठोर नियम मिलते हैं। पुराने समय में गुलामी, भेदभाव और बच्चों को पीटना जैसी बातों को भी धर्म का समर्थन मिला हुआ था। 19वीं सदी के विचारक नीत्शे ने भी यही कहा था कि कुछ धर्म इंसान को डरा कर रखते हैं और जीवन की असली खुशी छीन लेते हैं। आज के समय में जब हम धर्म की इन पुरानी बातों को गलत मानते हैं, तो हम अपनी खुद की सोच और नियमों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे यह बड़ा सवाल उठता है कि अगर हम धर्म को भी सही या गलत बता सकते हैं, तो हमारी असली नैतिकता आखिर कहाँ से आती है। सुकरात ने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा था, क्या कोई चीज़ इसलिए अच्छी है क्योंकि ईश्वर उसे पसंद करते हैं, या ईश्वर उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वह चीज़ पहले से ही अच्छी और सही है। इसका सही जवाब है कि चीज़ पहले से ही अच्छी होती है। इसका मतलब है कि ईश्वर मनमानी नहीं करते, वे भी उसी चीज़ को चुनते हैं जो सच में सही होती है। अगर हम सिर्फ सज़ा के डर से या लालच में अच्छे काम करते हैं, तो यह सच्ची अच्छाई नहीं है। दार्शनिक कांट के अनुसार हमें नियम की इज्जत करनी चाहिए, न कि सिर्फ डरना चाहिए। इसलिए धर्म हमारी नैतिकता का आधार नहीं है। धर्म सिर्फ एक कहानी या मिथ है जो हमारे बनाए नियमों को ताकत देता है। अगर लोग धर्म को मानना छोड़ भी दें, तो भी हमारे अच्छे नियम ख़त्म नहीं होंगे। हम अपने नियम खुद बना सकते हैं। दूसरा बड़ा खतरा रियलिटिज्म है। इसका मतलब है कि हर समाज की अपनी अलग सच्चाई होती है। जैसे कुछ देशों में लोग सड़क के दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं और कुछ बाईं ओर। यह सिर्फ एक रिवाज है। इतिहासकार हेरोडोटस ने भी यही कहा था कि हर समाज अपने रिवाज को सबसे अच्छा मानता है। लेकिन क्या सब कुछ सिर्फ एक रिवाज है? नहीं। कुछ ज़रूरतें दुनिया में सबके लिए एक जैसी होती हैं, जैसे मौत का दुख मनाना, सच बोलना या संपत्ति का नियम। हर इंसान को जीने के लिए कुछ बुनियादी नियम चाहिए ही चाहिए।
मुश्किल तब आती है जब किसी समाज के नियम बहुत बुरे होते हैं, जैसे गुलामी, औरतों के साथ बुरा बर्ताव या क्रूर सज़ा। यहाँ हम यह कहकर चुप नहीं रह सकते हैं कि यह उनका अपना तरीका है। ऐसी जगहों पर ह्यूमन राइट्स टूटते हैं। यूनाइटेड नेशन भी कहता है कि हर इंसान आज़ाद है और सबको जीने का हक है। जब हम इन बुरे कामों का विरोध करते हैं तो हम किसी पर अपनी सोच नहीं थोप रहे होते, हम बस मजलूमों का साथ दे रहे होते हैं। अक्सर जो लोग इन बुरे नियमों का फ़ायदा उठाते हैं वही इन्हें अपनी कल्चर बताते हैं। कई बार लोग बहस से बचने के लिए कहते हैं यह सिर्फ तुम्हारी ओपिनियन है, इसे व्यक्तिवाद कहते हैं। यह बातचीत को वहीं रोक देती है। लेकिन नैतिकता इस बारे में नहीं है कि आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है और मुझे कौन सी। यह इस बारे में है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर हमारे बीच किसी सही या गलत बात पर मतभेद है तो हमें बातचीत करके उसे सुलझाना चाहिए। दुनिया में कोई भी काम सिर्फ हवा में नहीं होता। हमें रिलेटिविज्म की कमज़ोर ज़मीन और बिना सोचे अपनी बात पर अड़े रहने के बीच का एक सही रास्ता खोजना होगा। क्या इंसान पूरी तरह से स्वार्थी जानवर है? क्या दूसरों की परवाह करना सिर्फ एक दिखावा है? इसे समझने के दो तरीके हैं। पहला, लोगों से पूछना और दूसरा, उनके कामों को देखना। कई बार लोग झूठ बोल सकते हैं या खुद को ही धोखा दे सकते हैं। ग्रीक और ईसाई धर्म में भी यह माना गया है कि हम अक्सर अपनी असली इच्छाओं को नहीं पहचान पाते, लेकिन हम लोगों के लगातार व्यवहार को देखकर सच्चाई का पता लगा सकते हैं। जैसे कोई पिता अगर अपने बच्चे के साथ वक्त बिताता है और खुशी महसूस करता है तो इसका मतलब है कि वह सच में उनकी परवाह करता है। लेकिन अगर कोई दिखावा कर रहा है तो उसका भी पता चल जाता है। 19वीं और 20वीं सदी में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की कई बड़ी थ्योरीज आई जो मानती थी कि हर इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे, ताकत या रुतबे के लिए काम करता है। थॉर्स्टीन ने दिखावटी खर्च का विचार दिया। इसके अनुसार लोग सिर्फ दूसरों को अपनी हैसियत दिखाने के लिए महंगे शौक पालते हैं। लेकिन क्या यह स्वार्थ का सिद्धांत हमेशा सही है? बिल्कुल नहीं। कई लोग दूसरों की मदद करने या पर्यावरण बचाने के लिए अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो हम यह नहीं कह सकते कि वह भी स्वार्थी है, क्योंकि उसने वह काम चुना जो उसे पसंद था। अगर कोई सच्ची परवाह से काम कर रहा है तो वह दिखावा नहीं है। आजकल विज्ञान और विकासवाद के नाम पर बहुत सी किताबें छपती हैं जो कहती हैं कि हम सिर्फ अपने जीन बचाने के लिए काम करते हैं। यहाँ एक बड़ी गलतफहमी होती है। विकासवाद यह समझाता है कि कोई चीज़ जैसे माँ का प्यार कैसे शुरू हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि माँ सच में प्यार नहीं करती। इसी तरह पारस्परिक मदद का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ भविष्य में मदद पाने के लिए दूसरों की मदद करते हैं। कई बार हम अजनबियों की मदद बिना किसी फ़ायदे के करते हैं, जैसे सेक्सुअल डिज़ायर का प्राकृतिक काम बच्चे पैदा करना है, लेकिन लोग अक्सर इस इच्छा को बिना किसी बच्चे पैदा करने के इरादे से महसूस करते हैं। इसलिए विज्ञान की बातों को गलत समझकर इंसान की सच्ची अच्छाई को झूठा मानना सही नहीं है। जब हम विकासवाद या विज्ञान की बातें करते हैं तो अक्सर 3 बड़ी गलतफहमियां होती हैं। पहली यह कि विकासवाद सिर्फ यह बताता है कि कोई चीज़ क्यों शुरू हुई, यह नहीं कि हम असल में क्या है।
दूसरी गलतफहमी यह है कि जिन चीज़ों का विकासवाद से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें भी किसी छिपे हुए स्वार्थ से जोड़ दिया जाता है। तीसरी बड़ी गलती सेल्फिश जीन की थ्योरी, जिसमें यह मान लिया जाता है कि अगर हमारे जीन स्वार्थी है तो हम भी स्वार्थी होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे जीन तब ज़्यादा अच्छे से बढ़ते हैं जब हम निस्वार्थ और अच्छे इंसान होते हैं, क्योंकि समाज हमेशा अच्छे लोगों को पसंद करता है। एक और बड़ा खतरा यह सोच है कि सब कुछ हमारे जीन से तय होता है, इसलिए नैतिकता या किसी को अच्छी बातें सीखना बेकार है। इसे नियतिवाद कहते हैं। यह सच है कि कुछ चीज़ें हम नहीं बदल सकते, जैसे हमारे बाल बढ़ना या भूख प्यास, लेकिन इंसान का दिमाग इनपुट रिस्पॉन्सिव होता है। इसका मतलब है कि हम अपने आसपास के माहौल, दूसरों की बातों और जानकारी के हिसाब से खुद को बदल सकते हैं। जैसे एक बच्चा जिस माहौल में पलता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमारे माहौल और अच्छे संस्कारों की बहुत ज़रूरत है। अक्सर लोग नैतिकता से इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत कठिन है। जैसे अगर नियम है कभी झूठ मत बोलो, तो क्या हम किसी की जान बचाने के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते? या अगर नियम है सबको बराबर समझो, तो क्या हमें अपनी सारी कमाई गरीबों में बांट देनी चाहिए? कई बार लोग यह कहकर अपनी गलतियों को सही ठहराते हैं कि अगर मैं यह बुरा काम नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। लेकिन नैतिकता का मतलब सन्यासी बनना नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना हो सके ईमानदारी और भलाई से काम करें। कई बार यह भी कहा जाता है कि नैतिकता सिर्फ एक ढोंग है। कुछ लोगों का मानना है कि समाज के नियम अक्सर ताकतवर लोगों ने कमज़ोरों को दबाने के लिए बनाए हैं। यह बात कुछ हद तक सच हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे नियम बुरे हैं। अगर हम आज़ाद ज़िंदगी जीने की कोशिश करें और सारे नियम तोड़ दें, तो भी हमें एक साथ रहने के लिए वादे निभाने या दूसरों की निजता का सम्मान करने जैसे कुछ नए नियम बनाने ही पड़ेंगे। दया, सिंपैथी और मदद करना इंसान के स्वभाव का हिस्सा है। इसलिए नैतिकता कोई साजिश नहीं है, बल्कि यह हमारे साथ रहने और एक दूसरे पर भरोसा करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब हम जीवन की कुछ ज़रूरी बातों पर विचार करेंगे। एक अच्छी नैतिकता हमें जन्म, मृत्यु, इंसान की खुशी और आज़ादी जैसे विषयों को समझने में मदद करती है। इतिहास में इंसानों ने हमेशा जन्म को कंट्रोल करने की कोशिश की है, चाहे वह शादी के नियम हो या गर्भपात। आज भी दुनिया में भेदभाव के कारण 100 मिलियन से ज़्यादा महिलाएं गायब हैं, जो औरतों के लिए एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है। कई बार लोग कहते हैं कि जन्म को कंट्रोल करना या नई तकनीक का इस्तेमाल करना भगवान बनना है और यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। लेकिन हम तो बारिश से बचने के लिए छाता लगाकर भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब पहली बार बेहोश करने की दवा आई थी, तब भी लोगों ने ऐसा ही कहा था। आज यही बहस जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेकर हो रही है। जीन की जानकारी से बहुत सी नई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी मर्जी से हिटलर जैसा इंसान बना लेंगे। आपका माहौल इंसान को पूरी तरह बदल देता है। गर्भपात का मुद्दा अक्सर एकदम सही या एकदम गलत की तरह देखा जाता है, लेकिन असल में बायोलॉजी के हिसाब से एक भ्रूण धीरे धीरे विकसित होता है। एक सेल और पैदा होने वाले बच्चे में बहुत फ़र्क होता है। एक डरी हुई 14 साल की बच्ची और सिर्फ अपना शौक़ पूरा करने के लिए गर्भपात कराने वाली महिला के मामले
अलग अलग होते हैं। कुछ लोग इस मुद्दे को कानूनी और कर्तव्य का मामला बना देते हैं। वे कहते हैं कि भ्रूण एक इंसान है और उसे जीने का पूरा हक है। लेकिन एक बीज और एक पूरे पेड़ में अंतर होता है। किसी को संभावित इंसान कहने का मतलब यह नहीं है कि वह अभी से पूरा इंसान बन गया है। यहाँ फिसलन ढलान वाला तर्क भी गलत है। जैसे अगर सड़क पर 30 की स्पीड लिमिट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि 29 हमेशा सुरक्षित है और 31 हमेशा खतरनाक। इसी तरह गर्भपात के लिए भी एक तय समय सीमा बनाई जा सकती है। अगर हम प्राकृतिक गर्भपात को देखें तो उसका दुख एक जीते जागते बच्चे की मौत जितना गहरा नहीं होता, क्योंकि उसमें हमने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं खोया है जिसकी कोई यादें हो। यह एक ग्रेजुअल प्रक्रिया है। प्राचीन दार्शनिक एपिकुरस ने कहा था कि हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। जब हम मर जाते हैं तो हमारी कोई चेतना नहीं बचती, इसलिए मौत हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मरने के बाद की हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी पैदा होने से पहले थी। दार्शनिकों का मानना है कि इंसान का दिमाग और शरीर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरह है। बिना मशीन के प्रोग्राम नहीं चल सकता। इसलिए मरने के बाद जीवन की बातें अक्सर सिर्फ हमारी इच्छाओं पर टिकी होती हैं। असल में हम मौत से नहीं बल्कि मरने की प्रक्रिया से डरते हैं। हम सब चाहते हैं कि मौत बिना दर्द और शांति से आए। मौत एक बुराई नहीं है, लेकिन हत्या करना गलत है, क्योंकि इससे समाज टूट जाएगा। पर तब क्या, जब कोई अपनी मर्जी से मौत चाहता हो, क्योंकि वह बहुत दर्द में है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे बूढ़े और लाचार लोगों पर मरने का दबाव पड़ेगा, लेकिन किसी को तड़पते हुए जिंदा रखना भी तो गलत है। कई देशों में अगर आप किसी जानवर को तड़पने से बचाने के लिए मारते हो तो वह सही है, लेकिन इंसान के लिए यह गैर कानूनी है। यह सोचने वाली बात है कि क्या इंसान का हक जानवरों से भी कम है। अब हम कुछ नैतिक विचारों पर बात करेंगे जो हमारे जीवन, जन्म, मृत्यु और खुशी जैसी बड़ी घटनाओं को देखने का नज़रिया तय करते हैं। कई बार यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कोई घटना क्यों हुई और उसका असली कारण क्या था। एक पुरानी कहानी है। रेगिस्तान जाने वाले एक आदमी के दो दुश्मन थे। रात में पहले दुश्मन ने उसकी पानी की बोतल में जहर मिला दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे दुश्मन ने बिना पहले वाले की करतूत जाने उस बोतल में एक छोटा सा छेद कर दिया। जब आदमी को प्यास लगी तो बोतल खाली थी और वह प्यास से मर गया। अब सवाल यह है कि उसका असली कातिल कौन है। पहले दुश्मन का वकील कहेगा कि आदमी ने जहर नहीं पिया, इसलिए वह कातिल नहीं है। दूसरे दुश्मन का वकील कहेगा कि उसने सिर्फ जहर गिराया था, पानी नहीं, और सिर्फ जहर गिराने से कोई नहीं मरता। दोनों अपनी जगह सही लगते हैं। इससे यह समझ आता है कि हमारी नैतिकता में यह भेद करना बहुत ज़रूरी है कि हमने जानबूझकर क्या किया और क्या सिर्फ हमारे कारण हो गया। क्या जो बातें हमारे बिना कुछ किए हो जाती है उनके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं? यह सवाल इच्छा मृत्यु जैसी बहसों में भी उठता है। क्या किसी बीमार को तड़प तड़प कर मरने देना उस डॉक्टर से बेहतर है जो उसे दर्द रहित मौत देता है? कुछ लोग हमेशा मौत और जीवन के खालीपन के बारे में सोचते रहते हैं। इसे निराशावाद कहते हैं। वे कहते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ संघर्ष और दुख है और हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। लेकिन यह इस तरह सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको भूख लगी है और आप अच्छा खाना खाते हैं तो क्या आपको यह सोचकर दुखी होना चाहिए कि कल फिर भूख लगेगी?
हमारी इच्छाओं के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा हर चीज़ में कमी निकालना सही नहीं है। कई बार कहा जाता है कि ज़्यादा पैसा और प्यार भी हमें शांति नहीं देते। अमीर लोगों के घर अक्सर किलों जैसे होते हैं, जो उनकी असुरक्षा दिखाते हैं। इसी तरह कला और कहानियों में अक्सर प्यार को मौत से जोड़कर दिखाया जाता है, जैसे रोमियो और जूलियट। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग खुश और सामान्य होते हैं। जब हम पूछते हैं कि क्या ज़िंदगी का कोई मतलब है, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे किसके नज़रिए से देख रहे हैं। अगर हम पूरे यूनिवर्स के नज़रिए से देखें तो हम बहुत छोटे और महत्वहीन हैं, लेकिन हमारे अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का बहुत मतलब होता है। एक माँ के लिए उसके बच्चे की मुस्कान ही सब कुछ है। ज़िंदगी का मतलब हमारे रोज़ के कामों और उन चीज़ों में है जिनकी हम परवाह करते हैं। अगर हम सिर्फ निराशा ढूंढेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ज़िंदगी को बेहतर कैसे जिया जाए, इस पर अलग अलग विचार हैं। दार्शनिक जेरेमी का मानना था कि खुशी को नापा जा सकता है। उनके अनुसार हमें वही काम करना चाहिए जिससे सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी मिले। लेकिन यह विचार थोड़ा अजीब है। क्या सिर्फ मज़े करना ही सबसे अच्छा जीवन है? बेथम के शिष्य जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि इंसान की खुशी सुअरों की खुशी से अलग होती है। इंसानों को कला, संगीत, दोस्ती और अच्छी बातचीत से असली खुशी मिलती है। अरस्तु का विचार इससे भी अलग था। उनका मानना था कि सच्ची खुशी सिर्फ अंदरूनी मज़ा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धोखे में जी रहा है और खुश है तो वह असल में खुश नहीं है। सच्ची खुशी के लिए सच्चाई, दोस्ती, समाज के साथ जुड़ाव और अच्छे काम जरूरी है। हमें अपने जीवन का पर्पस खोजना चाहिए और वही काम करना चाहिए जो इंसान के लिए प्राकृतिक और सही हो। हम मानते हैं कि कुछ बुराइयां जैसे ताकतवरों का कमज़ोरों पर अत्याचार या दर्द और असफलता से आज़ादी होनी चाहिए। राजनीतिक दर्शन भी यही मानता है। राजनीति भले ही हमें खुशी न दे पाए, लेकिन यह हमें इनजस्टिस और भेदभाव से बचा सकती है। एक उदारवादी समाज में भी कानून हमें कुछ बुराइयों से आज़ादी देता है ताकि हम अपनी खुशी खुद खोज सकें। अमेरिकी संविधान भी जीवन, आज़ादी और खुशी की तलाश की बात करता है। लेकिन कुछ सरकारें जैसे फांसीवाद लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल देती है और उन्हें अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करती है। दार्शनिक हीगल का भी मानना था कि सच्ची आज़ादी सरकार की बात मानने में ही है। अक्सर आज़ादी शब्द का इस्तेमाल राजनीति फ़ायदे के लिए भी किया जाता है। रोमन सम्राट अगस्टस ने भी लोगों से उनकी आज़ादी का वादा करके उन्हें गुलाम बना लिया था। अलग अलग विचारकों के लिए आज़ादी के अलग मायने हैं। कुछ के लिए इच्छाओं से मुक्ति ही आज़ादी है, तो कुछ पूंजीवादियों के लिए बिना किसी रुकावट के व्यापार करना। लोकतंत्र में किसी एक वर्ग या सरकार का ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण सही नहीं माना जाता। प्लेटो का मानना था कि समाज को कुछ बहुत समझदार और निस्वार्थ लोगों द्वारा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि आम जनता में खुद फैसले लेने की समझ नहीं होती। लेकिन यह विचार खतरनाक हो सकता है। आज के समय में हर इंसान खुद को आज़ाद और समझदार मानता है और कोई भी यह नहीं चाहता कि कोई दूसरा उसकी ज़िंदगी के फैसले ले। लेकिन सच्चाई यह भी है कि हम अक्सर दूसरों की बातों में आ जाते हैं और गलत फैसले लेते हैं। ऐसे में कुछ हद तक सरकारी रोक टोक भी ज़रूरी हो जाती है, जैसे हेलमेट या सीट बेल्ट के नियम। यह हमारे ही भले के लिए होते हैं। इसलिए सिर्फ आज़ादी के नाम पर हर चीज़ को सही नहीं ठहराया जा सकता।
बोलने की आज़ादी भी असीमित नहीं है। आप कुछ भी भड़काऊ, झूठ या समाज के लिए खतरनाक नहीं बोल सकते। इस रोक के बदले हमें शांति और सुरक्षा मिलती है। कुछ अधिकारों को सीमित करना हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है। हालांकि यह तय करना मुश्किल है कि किस चीज़ की आज़ादी देनी चाहिए और किसकी नहीं। जब हम कहते हैं कि हमें इस बुराई से आज़ादी का अधिकार है, तो यह एक बहुत मजबूत मांग होती है। लेकिन अगर हम हर छोटी छोटी बात के लिए अधिकारों की मांग करने लगे, तो यह समस्या बन जाता है। यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार घोषणा में भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें पूरी तरह से लागू करना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। फ्रांसीसी क्रांति के समय प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई, जिसका मतलब था कि इंसान पैदा होते ही कुछ अधिकारों के साथ आता है। लेकिन दार्शनिकों ने सवाल उठाया कि जब तक समाज या नियम न हो, तब तक ये प्राकृतिक अधिकार आए कहाँ से? क्या ये भगवान ने दिए हैं या इंसान की प्रकृति में ही है? दरअसल ये अधिकार समाज की बुराइयों को ख़त्म करने और एक समानता वाला समाज बनाने के लिए बनाए गए थे। अधिकार शब्द का एक बड़ा नुकसान यह है कि यह लोगों को आपस में लड़ा सकता है। अगर पति पत्नी रोज़ अपने अपने अधिकारों का हिसाब रखने लगे कि कौन कितने बर्तन धोएगा, तो उनका रिश्ता लंबा नहीं टिकेगा। कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था कि अधिकारों की बात करने से लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं और समाज को भूल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उदारवादियों का मानना है कि भले ही अधिकार इंसान को स्वार्थी बना दे, लेकिन बिना अधिकारों के सरकारें लोगों पर जुल्म कर सकती है। अब सवाल यह है कि हमारे सही फैसले लेने का आधार क्या है? हम कोई काम क्यों करते हैं? कई बार कारण स्वार्थ होता है और कई बार दूसरों की भलाई। लेकिन क्या कोई ऐसा कारण है जिसे सबको मानना ही पड़े? 18वीं सदी से पहले दार्शनिक मानते थे कि कुछ बातें इंसान की समझ में पहले से होती हैं, जैसे गणित के नियम। लेकिन डेविड ह्यूम ने कहा कि इंसान की समझ सिर्फ दुनिया को जानने में मदद करती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए यह हमारी भावनाएं तय करती हैं। हमारी सिंपैथी हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है, न कि कोई गणित का नियम। अरस्तु का मानना था कि इंसान का उद्देश्य एक अच्छा और तार्किक जीवन जीना है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति गलत काम करता है वह समाज में कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी शांति छीन जाती है और उसका सम्मान खत्म हो जाता है। इसलिए अच्छा काम करना हमारे अपने फायदे में है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? असल में अच्छे काम करना और खुश रहना आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए नहीं हैं। यह समाज और हमारी शिक्षा पर निर्भर करता है। अगर कोई अपराधी बहुत चालाक है और उसे पकड़े जाने का डर नहीं है, तो वह बुरा काम करके भी खुश रह सकता है। इसी तरह कुछ समाजों में औरतों को दबाकर रखना या दूसरे देशों के लोगों का शोषण करना आम बात मानी जाती है। ऐसे समाज में गलत काम करने वालों की कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सही कर रहे हैं। इसलिए केवल अपनी खुशी के लिए काम करना काफ़ी नहीं है। हमें सच और झूठ की पहचान करने के लिए अच्छी शिक्षा और एक स्थिर समाज की भी ज़रूरत होती है। हम सभी के लिए भलाई और जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन हम कई बार खुद को झूठी तसल्लियाँ देते हैं, खासकर तब जब हम दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते समय यह नहीं सोचते कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। हम अक्सर अपने फ़ायदे के लिए ही न्याय की बातें गढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं, तो यह सिर्फ तभी हो सकता है जब हम दूसरों को उनके हक दें। इमैनुअल कांट ने 18वीं सदी में नैतिकता को समझने
का एक नया और बहुत मशहूर तरीका निकाला, जिसे कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कहा जाता है। उन्होंने यह सवाल पूछा, अगर हर कोई यही काम करने लगे तो क्या होगा? यह एक यूनिवर्सलाइजेशन की तरह है। कांट ने कहा कि सिर्फ अच्छी सोच ही दुनिया में खुद में पूरी तरह अच्छी चीज़ है। समझ, हिम्मत या दूसरों की मदद करने का गुण भी बुरा हो सकता है अगर इंसान की नीयत अच्छी ना हो। जैसे एक दुकानदार जो ग्राहकों को इसलिए नहीं ठगता क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी दुकान बदनाम हो जाएगी, तो वह सच्चा काम नहीं कर रहा, वह सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ईमानदार है। कांट के अनुसार सच्चा काम वह है जो पूरी तरह से कर्तव्य की भावना से किया जाए। कांट की थ्योरी का एक बड़ा हिस्सा यह है कि हम ऐसे नियम पर काम करें जिसे हम दुनिया का कानून बना सकें। लेकिन यहाँ एक मुश्किल आती है। अगर कोई शख्स कहता है मैं मुसीबत में झूठ बोलूँगा और वह जानता है कि ऐसा बार बार नहीं होगा, तो उसका यह झूठ बोलना एक यूनिवर्सल बन जाता है, क्योंकि इससे पूरा सिस्टम खराब नहीं होगा। जैसे क्रेडिट कार्ड सिस्टम इसलिए चलता है क्योंकि लोग उसे हमेशा पूरा नहीं चुकाते। कांट का दूसरा नियम कहता है कि हमें कभी भी किसी इंसान को सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक उद्देश्य के रूप में सम्मान देना चाहिए। यह बात प्यार करने से ज़्यादा आसान और व्यवहारिक है। हालांकि कांट का यह मानना कि इंसान सिर्फ अपने कारण करने की क्षमता की वजह से सम्मान के लायक है, पूरी तरह सही नहीं हो सकता। इंसान इसलिए भी सम्मान के लायक हैं क्योंकि हम सब में प्यार करने, डरने, उम्मीद करने और दुख सहने की भावनाएं एक जैसी होती हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि अनुबंधवाद नैतिकता का एक मजबूत आधार हो सकता है। यह कांट के विचारों से ही जुड़ा है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार कोई भी नियम तब सही है जब सब लोग उसे खुशी से मान लें और उसका फ़ायदा सबको मिले। दार्शनिक जॉन राल्स ने भी इसी से जुड़ा एक विचार दिया, जिसे वे अज्ञानता का पर्दा कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको समाज के लिए नियम बनाने हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उस समाज में आप अमीर होंगे या गरीब, मालिक होंगे या मजदूर। ऐसी स्थिति में आप ऐसे ही नियम बनाएंगे जो सबके लिए न्याय और समानता लाए। राल्स के अनुसार एक अच्छा समाज वह है जो लोगों की आज़ादी की रक्षा करे और सबसे गरीब लोगों का ज़्यादा ध्यान रखे। हालांकि यह थ्योरी भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती, क्योंकि यह उन लोगों की सोच पर आधारित है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। जब हम नैतिकता के आधार की बात करते हैं तो हमें एक समान दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। डेविड ह्यूम ने कहा था कि अगर हम किसी को बुरा या गलत कहते हैं तो हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें सब समझ सके और मान सके। अगर हम सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करेंगे तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। हमें दूसरों के साथ बातचीत करके एक दूसरे के नज़रिए को समझना चाहिए। क्या हम सच में दूसरों का दर्द समझ सकते हैं? जब किसी के पैर पर चोट लगती है तो क्या हम उसका दर्द महसूस कर सकते हैं? नहीं, लेकिन हम उस इंसान के लिए हमदर्दी और करुणा ज़रूर महसूस कर सकते हैं। यही करुणा नैतिकता की असली जड़ है। कोई भी गणित का नियम या बातचीत हमें अच्छा इंसान नहीं बना सकती, बल्कि हमारी भावनाएं और दूसरों का दर्द समझने की क्षमता ही हमें सही रास्ता दिखाती है। कन्फ्यूशियस ने भी बहुत पहले कहा था कि इंसानियत और भलाई ही हर अच्छी चीज़ की शुरुआत है। हमने देखा है कि दुनिया में सही या गलत तय करने वाला कोई भगवान या प्राकृतिक कानून नहीं है। हम खुद अपने लिए नियम बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नैतिकता एक धोखा है।
हम कुछ बातों को पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, जैसे खुशी दुख से बेहतर है, सम्मान अपमान से अच्छा है और दूसरों का दर्द समझना एक अच्छी बात है। क्या नैतिकता में कोई प्रगति हुई है? इसका जवाब भी हमें अपने ही नियमों से देना होगा। कई बार हम अपने ही समाज की कमियों को देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन जब हम पर्यावरण, औरतों के हक और भेदभाव के खिलाफ बढ़ती जागरूकता को देखते हैं तो हम गर्व भी महसूस कर सकते हैं। भले ही हम पूरी तरह से संत नहीं बने हैं, लेकिन हम राक्षस भी नहीं हैं। हम धीरे धीरे एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं।